हमारा जो आज का मेन पर्पज है वो है जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स, सीआरई एम्स। ओके, तो ये नोटिफिकेशन के बारे में आप सब जानते हो। नोटिस नंबर 93 टू 2026 डेटेड 13/6/2026। ओके, 13 जून का ये नोटिफिकेशन है। एंड इसके अंदर जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो जैसे कि हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारा एक्सपीरियंस है कि फार्मेसी फील्ड में, फार्मेसी प्रोफेशन में फार्मासिस्ट के लिए जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होती है, उसमें सीआरई एम्स का एग्जाम ये टफेस्ट एग्जाम होता है। सीआरई एम्स में जो फोकस होता है सबसे ज्यादा वो फार्मेकोलॉजी पे होता है। यदि आप सीआरई एम्स के लिए अप्लाई करने की कोशिश करने जा रहे हो एंड यदि आपका फार्मेकोलॉजी बेस्ट है, फार्मेकोलॉजी के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड फार्मेकोलॉजी आपको पसंद है, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये नोटिफिकेशन आपने सबने देखा होगा। ये जो क्लोजिंग डेट है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी आपके पास में है। देयर आर मेनी वीडियोस, यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है एंड आपके पास में जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ भी आपके पास में होगा। तो सभी जानकारी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स की ये आपके पास में है। ओके, सो स्टार्ट ऑन 13 जून 2026 एंड क्लोज ऑन 3 जुलाई 2026। एंड जो एग्जाम रहेगा दैट इज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एंड टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम इज 25 टू 27 जुलाई। ओके, मतलब ये समझ लीजिए कि आज से करीबन नियर अबाउट 40 डेज आपके पास में, नियर अबाउट 40 डेज यू हैव। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है आज के लेक्चर में, दैट इज अबाउट द पैटर्न, स्कीम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो सिलेबस क्या रहेगा इसके लिए एंड जो पैटर्न रहता है, तो पीवाईक्यू अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको यहाँ पे अंदाजा आ जाता है कि यहाँ पे पैटर्न ऑफ एमसीक्यू कैसा रहता है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहती है। तो जो हमारा आज का सेशन है उसका मेन पर्पज है ये जो सेक्शन नंबर 9 है, सेक्शन नंबर 9 को डिस्कस करना। व्हाट इज सेक्शन 9? सेक्शन 9 इज अबाउट पैटर्न, स्कीम, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, तो इसी पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं सेक्शन नंबर 9 पे, पेज नंबर 14, सेक्शन नंबर 9। ओके, सेक्शन 7 अबाउट एडमिट कार्ड, सेक्शन 8 डिटेल ऑफ पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी। नाउ दिस इज सेक्शन 9, पैटर्न, स्कीम्स, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, सो आपका ये जो टेस्ट रहेगा दिस इज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 90 मिनट्स। ओके, 90 मिनट्स में आपको 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है, बट ये 100 एमसीक्यूज आपको 5 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेंगे, 5 सेक्शंस में, राइट। और each सेक्शन जो आपका रहेगा वो 18 मिनट्स का रहने वाला है। सॉरी, each सेक्शन आपका कितना रहेगा? 18 मिनट्स का एक सेक्शन रहेगा और एक सेक्शन में आपको 20 एमसीक्यूज रहेंगे। सो 20 एमसीक्यूज के लिए आपको 18 मिनट्स का समय मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे 100 एमसीक्यूज ऑफ 400 मार्क्स। ओके, मतलब each करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स है। 100 एमसीक्यूज ऑफ 400 मार्क्स with 4 alternatives for each question, where each question will carry 4 marks. Okay, now sections कैसे रहेंगे? So 20 MCQs related to general knowledge and aptitude. Okay, so out of 100, 20 MCQs will be of general knowledge and aptitude, knowledge of computer, and 80 MCQs related to the domain of respective group. Domain, तो आपका domain pharmacy है, तो यहाँ पे जो 80 एमसीक्यूज रहेंगे, सो 80 एमसीक्यूज ऑफ फार्मेसी डोमेन। ओके, सो यहाँ पे आपका जो फार्मेसी का बेस है वो परफेक्ट होना चाहिए, वो काफी अच्छा होना चाहिए। नाउ सिलेबस के बारे में क्या कहा गया है? सो द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विथ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ओके, इन अकॉर्डेंस विथ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट है फार्मासिस्ट की, उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, व्हाट इज दैट? तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज डी फार्म। ओके, डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सभी फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। ओके, सो यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहेगा, तो डिप्लोमा में जितना सिलेबस दिया है, जो सब्जेक्ट डिप्लोमा में है वही सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। नाउ अब डिप्लोमा में भी जो सब्जेक्ट है जैसा फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आ जाता है,
देन आपका फार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोग्नोसी है। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो फार्मेकोलॉजी है। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे सीआरई एम्स का, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ये फार्मेकोलॉजी पे ही थे। तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा का सिलेबस पढ़ना है, बट उसमें से फार्मेकोलॉजी आपको इन डेप्थ पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। मतलब यहाँ पे सिलेबस में उन्होंने डिप्लोमा का सिलेबस बोला है, डिफॉर्म का सिलेबस बोला है। ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे आया है, स्टेटमेंट क्या कहता है, द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे डिप्लोमा का है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दैट इज डिप्लोमा। डिफॉर्म, तो डिफॉर्म के सब्जेक्ट जो है वही सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, बट उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, उन सब्जेक्ट्स का कितना डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी डिफॉर्म के लेवल पे जो फार्मेकोलॉजी है उतना आपके लिए सफिशिएंट है क्या? सो नहीं, उसको आपको फार्मेकोलॉजी को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। आपने डिफॉर्म भी किया होगा तो ये फार्मेकोलॉजी आपको केडी त्रिपाठी से पढ़ना होगा। कौन सी बुक से? केडी त्रिपाठी। एंड सिर्फ रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कंसेप्ट को समझ के जो भी नॉलेज आपने गेन किया है उस नॉलेज का एप्लीकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो डिफॉर्म का सिलेबस, बट उसमें भी फार्मेकोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, अगर आप फार्मेकोलॉजी को परफेक्टली करते हो, अच्छी तरीके से करते हो, तो ये समझ लीजिए कि आउट ऑफ 80 जो है, हमारे अनुभव के हिसाब से जो एक्सपीरियंस हमारा है, लास्ट ईयर का भी एग्जाम हम लोगों ने देखा है, उसके पहले भी जो एग्जाम हुई है सीआरई एम्स की, तो उसमें मोर देन 50% क्वेश्चंस ये फार्मेकोलॉजी के होते हैं, फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड ही होते हैं। तो यहाँ पे फार्मेकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ जगह पे एक्सपीरियंस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई, डिजायरेबल एक्सपीरियंस। तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस में जो भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ बेसिक्स नॉलेज भी आपके पास में होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। नाउ पेपर का जो पैटर्न रहेगा, तो क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शंस। ओके, each of 18 minutes duration, where each section will contain 20 questions. Okay, so जो 100 MCQs आपको रहेंगे, तो 100 MCQs 5 sections में डिवाइडेड रहेंगे। each सेक्शन जो रहेगा वो 20 MCQ का रहेगा, एंड इस सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट्स का समय मिलेगा, मतलब टोटल आपको 90 मिनट्स का समय यहाँ पे मिलने वाला है। पहला जो सेक्शन रहेगा, तो पहला सेक्शन आपका जब पूरा 18 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है। जब तक 18 मिनट्स नहीं हो जाते तब तक नेक्स्ट सेक्शन पे आप जा नहीं सकते हो। ओके, तो ये डिटेल्स भी आपको पता होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, you will be allowed only to attempt questions in the currently active section. Okay, जब तक एक सेक्शन आपका उसका समय पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा नहीं सकते हो। ओके, देन मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका फार्मेसी डोमेन है, फार्मेसी डोमेन के लिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश। ओके, सो फॉर ऑल ग्रुप्स और पोस्ट वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन। ओके, स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन नॉलेज इज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन irrespective of medium mentioned above, or post carry educational qualification bachelor's or higher. The medium of examination will be English only. तो आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो इंग्लिश ओनली रहेगा। ओके, देन क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया, सो इंपॉर्टेंट, each question will carry equal marks, 4 marks. करेक्ट आंसर यदि आपका है तो करेक्ट आंसर के लिए 4 marks is there. Okay, then there will be a negative marking, negative marking of 1/4 marks for each wrong answer. मतलब यदि आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है तो देयर विल बी -1. ओके, -1 मार्क इज देयर, मतलब 1 मार्क आपका कम हो जाएगा यदि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो। देन द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 35% फॉर ओबीसी एंड 30% फॉर एससी एंड एसटी। ओके, देन इन केस ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है दो कैंडिडेट्स के बीच में मार्क्स को लेकर के टाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन रहेगी, मतलब कैसे उस समय रिजल्ट लगाया जाएगा। सो यहाँ पे इन केसेस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर्स इक्वल मार्क्स, टाई विल बी रिजॉल्व्ड बाय फर्स्ट बाय मार्क्स इन डोमेन स्पेसिफिक पार्ट। डोमेन स्पेसिफिक मतलब जो 80-20 जो रहेंगे क्वेश्चंस वो फार्मेसी के रहेंगे, एंड 20 जो रहेंगे वो नॉन टेक्निकल रहेंगे। ओके, नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पे अगर टाइप हो जाता है
तो जिस कैंडिडेट को फार्मेसी डोमेन में ज्यादा मार्क्स है उसको वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा। देन अगर यहाँ पे दोनों भी इक्वल आ जाते हैं, मतलब फार्मेसी में दोनों पे इक्वल मार्क्स है, तो इन दैट केस इफ नॉट रिजॉल्व बाय वन, द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स और नेगेटिव मार्क्स विल बी यूज। मतलब जिसके किसके कितने गलत हुए हैं, जिसके ज्यादा गलत हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है, उसे उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, एंड लास्टली बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जिसका एज ज्यादा है उसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो टेक्निकल डोमेन है, फार्मेसी डोमेन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो फार्मेसी डोमेन में जिसको ज्यादा मार्क्स है उसका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट सिलेबस। सो सिलेबस एंड लैंग्वेज, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। So the syllabus of domain part will be in accordance with the level of educational qualification. Okay, level of education qualification. तो यहाँ पे जितने भी हमारे फार्मासिस्ट की पोस्ट है, सभी फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए जो एजुकेशन है, ओके, दैट इज द डिप्लोमा इन फार्मेसी। ओके, तो यहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो सब्जेक्ट्स है उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बट उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फार्मेकोलॉजी। मैं बार बार कह रहा हूं, अगेन एंड अगेन मैं कहता हूं कि यहाँ पे फार्मेकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फार्मेकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्मेकोलॉजी आप जितना डेप्थ में पढ़ सकते हो उतना डेप्थ में पढ़िए। फार्मेकोलॉजी के जितने ज्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो कीजिए। अगर आपने फार्मेकोलॉजी अच्छी तरीके से किया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस होने के। ओके, मतलब पिछले अगर आप लास्ट 2 to 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हो या एम्स के क्वेश्चन देखते हो तो वहां पे फार्मेकोलॉजी को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ओके, देन नाउ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड अलोकेशन ऑफ सीट्स। ओके, ठीक है, ये तो आपका मेरिट लिस्ट आपके मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होगा। ओके, देन जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स मतलब कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पे आपको एक्सपीरियंस कंपल्शन नहीं है बट डिजायरेबल है। ओके, तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, सो देखिए, सो यहाँ पे 12 नंबर पे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इस तरह के अलग अलग पोस्ट यहाँ पे है, लेकिन सभी के लिए एग्जाम एक ही रहने वाला है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स के लिए भी वही एग्जाम है, फार्मासिस्ट के लिए भी सेम पेपर रहेगा एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए भी सेम क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 3 पोस्ट है, इसका मतलब तीनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है तो पोस्ट नेम में डिस्पेंसिंग अटेंडेंट पोस्ट है। तो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स 1, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स एंड डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स। ओके, ये डिस्पेंसिंग अटेंडेंट है। तो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स की जो पोस्ट अवेलेबल है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? तो एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स रायपुर, एम्स पटना। ओके, एंड जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? तो इसके लिए एसेंशियल में डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन जो है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट यहाँ पे कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की कंडीशन नहीं है। इसका मतलब जो फ्रेशर्स है, फ्रेशर डिप्लोमा, जिनका अभी फ्रेशर डिप्लोमा हुआ है, फ्रेशर्स है, एंड जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। दे कैन अपियर फॉर दिस एग्जाम, वो ये एग्जाम दे सकते हैं, इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे दैट इज फार्मासिस्ट। ओके, फार्मासिस्ट का पोस्ट है एंड फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड एक्सपीरियंस में डिजायरेबल है, डिजायरेबल, कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन है क्या? नो कंपल्शन, बट डिजायरेबल है। और डिजायरेबल में क्या है? एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर, मतलब प्रोडक्शन में, स्टोरेज में, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्रूट, पर्टिकुलरली ट्रांसफ्यूजन फ्रूट्स बोला गया है। ओके, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्रूट्स इन अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री, ये डिजायरेबल है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। मतलब यदि कोई कैंडिडेट है जिसको जिसका कि मेरिट नंबर अच्छा आया है, बट दूसरा कैंडिडेट है जो कि क्वालिफाई तो हुआ है, बट उसके पास में ये एक्सपीरियंस भी है, तो जिसके पास में एक्सपीरियंस है उसको फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा।
एंड यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर उसे जो अटेंडेंस है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंस, उसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा मतलब डिस्पेंसिंग अटेंडेंस या फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ये पोस्ट के लिए जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन यहाँ पे जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस दिया गया है या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है उसके बेस पे, जो भी डिजायरेबल एक्सपीरियंस, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो फिर आप फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए सिलेक्ट हो सकते हो, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन आपके पास में नहीं है तो आप फार्मासिस्ट अटेंडेंट्स के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट रायबरेली, ठीक है, फार्मासिस्ट, ओके। नाउ आगे हम देखते हैं तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ओके, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पे क्या बोला है, डिजायरेबल में एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फूड्स इन अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। सो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी बेसिक में क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और डिजायरेबल में क्या है, एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फूड्स, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिफिकेशन, इसका हमारा पर्पस क्या है, आप लोगों को ये सब पता है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपने देखा है, आपको ये नोटिफिकेशन आपके पास में है, एंड देयर आर मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब जो आपको गाइड कर रहे हैं इसके बारे में, ये सब कुछ आपको पता है। बट यहाँ पे हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है एंड ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इससे से हमें पता चलता है कि आपका जो पेपर आएगा तो पेपर में कौन से बात पे फोकस किया जाएगा, पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे तो एमसीक्यू का फोकस क्या रहेगा, वो यहाँ से हमें समझ में आता है। अगर आप यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख रहे हो तो डिप्लोमा इन फार्मेसी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब जो सब्जेक्ट यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी में पढ़ाए जाते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको स्टडी करना है। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो जो कॉमन सब्जेक्ट है फार्मेसी के, कॉमन सब्जेक्ट इन फार्मेसी लाइक आपका फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, देन कम्युनिटी फार्मेसी है। तो कॉमन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है डिप्लोमा के, बट वो भी पढ़ते समय उसकी जो डेप्थ होती है वो डेप्थ आपके डिग्री की होनी चाहिए। सब्जेक्ट है डिप्लोमा के, बट डेप्थ जो होती है वो डिग्री की होनी चाहिए। मतलब आपको जो भी यहाँ पे स्टडी करना है तो आपने रेफरेंस बुक से उसको स्टडी किया हुआ होना चाहिए, आपके जो भी कंसेप्ट है वो सभी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपका मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होगा, स्टोरेज या टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होगा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, स्टोरेज रिलेटेड, टेस्टिंग रिलेटेड भी, पर्टिकुलरली ट्रांसफ्यूजन फूड्स, पर्टिकुलरली किसका, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो नाउ अब ये तो हमने देखा कि पर्टिकुलरली जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या हो सकता है, उसमें क्या अंदाजा हम लोग एक अंदाजा ले रहे हैं। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसके पहले जो क्वेश्चन पेपर्स थे सीआरई एम्स के, एंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या क्वेश्चन का डेप्थ क्या होता है, कितना हो सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज। ओके, तो यहाँ पे ये जो एमसीक्यूज है, तो इन एमसीक्यूज पे से आपको अंदाजा आएगा कि जो डेप्थ होती है क्वेश्चंस की वो कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, किस तरह से डेप्थ होनी चाहिए क्वेश्चंस की, उसका अंदाजा आपको यहां से आएगा। ओके, तो एमसीक्यूज फॉर सीआरई एम्स फार्मासिस्ट। ओके, तो जैसे कि आप जानते हो कि हमें एक सेक्शन में 20 एमसीक्यूज होंगे। ओके, वन सेक्शन 20 एमसीक्यूज, और उसके लिए 18 मिनट्स का समय हमारे पास में रहेगा, 18 मिनट्स का समय। नाउ अब ये जो यहाँ पे एमसीक्यूज है, तो यहाँ पे भी मैंने 20 एमसीक्यूज लिया डिस्कशन के लिए, 20 एमसीक्यूज, एंड उसके लिए समय 18 मिनट्स है। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज हमें 18 मिनट्स में डिस्कस कर लेना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फार्मेकोविजिलेंस इज यूज्ड टू मॉनिटर ऑप्शन ए अनऑथराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन बी ड्रग टॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी फार्मेकोकाइनेटिक्स, एंड ऑप्शन डी कॉस्ट ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यस, आंसर बी आंसर आया है, आयशा ने भी आंसर दिया है। ओके, यस, आप आंसर दे सकते हो। सो यहाँ पे बी आंसर आया है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ड्रग टॉक्सिसिटी। सो फार्मेकोविजिलेंस इज यूज्ड टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी। बट ये जो क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इजिएस्ट क्वेश्चन है ये।
फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड, दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन आपको आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये जो फार्माकोविजिलेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, डायरेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन के लिए। आपका बेस कितना क्लियर है, कितना आपको क्लैरिटी है, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या की पॉइंट्स आपको याद रखना है, आपको फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन एंड उसमें पर्टिकुलरली ड्रग और टॉक्सिसिटी से रिलेटेड फार्माकोविजिलेंस है, ये जो की पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। इसी को लेकर के, ये दो पॉइंट है फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग टॉक्सिसिटी, इसी को लेकर के घुमा फिरा करके क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अभी हाँ, फार्माकोविजिलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो नाउ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड फार्माकोविजिलेंस का जो डिपार्टमेंट है सभी हॉस्पिटल्स में वो रहता है, और एम्स ये फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड काफी काम करता है। ओके, तो इसीलिए एम्स में यदि आप फार्मासिस्ट होते हो तो एम्स के अंदर में फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। ओके, तो इसीलिए फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड जो अपडेटेड नॉलेज है वो आपके पास में होना चाहिए। एंड ये जो फार्माकोविजिलेंस का अपडेटेड नॉलेज के लिए आपको जो फार्माकोविजिलेंस का थ्योरी है वो तो पढ़ना होगा, उसके साथ में जो वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है फार्माकोविजिलेंस सेंटर के लिए? फार्माकोविजिलेंस के लिए आईपीसी का वेबसाइट है, राइट, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको इसका पीवीपीआई जो है, पीवीपीआई फार्माकोविजिलेंस प्रोग्रामिंग इंडिया, पीवीपीआई का डिटेल्स आपको देखना होगा, पीवीपीआई। ओके, पीवीपीआई का डिटेल्स आपको मिलेगा आईपीसी के वेबसाइट पे। ओके, तो फार्माकोविजिलेंस को आप अच्छी तरह से पढ़िए। देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इज विच कंडीशन यूजुअली इंक्रीजेस द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम टैबलेट? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग। ऑप्शन बी, यूज ऑफ द आयोनाइज्ड और सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। ऑप्शन सी, डिक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग। एंड ऑप्शन डी, यूज ऑफ द फ्री एसिड और फ्री बेस फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो क्या लगता है आपको, इसका क्या आंसर होना चाहिए, बताइए। ओके, आयशा ने सी आंसर दिया है। ओके, एक्चुअली देखिए जितने भी ड्रग्स होते हैं, अगर वीकली एसिडिक ड्रग है या वीकली बेसिक ड्रग है तो उनके हम सॉल्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सॉल्ट फॉर्म। आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट हम यूज करते हैं, ओके, या कहीं पे हम लोग बेस का कोई सॉल्ट यूज कर लेते हैं, बेसिक सॉल्ट। तो हम ड्रग्स के सॉल्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज करते हैं सॉल्ट फॉर्म में? तो अगर हम सॉल्ट फॉर्म में ड्रग का यूज करते हैं, ओके, ड्रग यूज करते हैं सॉल्ट फॉर्म में, तब उसका सॉल्युबिलिटी बेटर होता है। सॉल्ट फॉर्म में यदि ड्रग है तो उसका सॉल्युबिलिटी बेटर होता है। ओके, अगर कोई ड्रग है तो यूज ऑफ द आयोनाइज्ड और सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। ओके, तो सॉल्ट फॉर्म में यदि ड्रग है तो उसका सॉल्युबिलिटी बेटर होता है, और सॉल्युबिलिटी बेटर है तो बायो अवेलेबिलिटी बेटर होता है। क्या बेटर होता है? बायो अवेलेबिलिटी। एक्वेस सॉल्युबिलिटी अगर बेटर है, एक्वेस सॉल्युबिलिटी बेटर है तो ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी बेटर होता है। एंड आप अगर सीआरई एम्स का क्वेश्चन पेपर देखते हो तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको बायो अवेलेबिलिटी पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप पीवाईक्यू देख लीजिए, आप पीवाईक्यू देखिए फार्माकोलॉजी का, मतलब सीआरई एम्स का, तो आपको उसमें बायो अवेलेबिलिटी रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एंड ये जो कंसेप्ट है यूज ऑफ द आयोनाइज्ड और सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग, तो आयोनाइज्ड और सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग यूज करने से ड्रग का एक्वेस सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, और एक्वेस सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह से बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर है यूज ऑफ द आयोनाइज्ड और सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। मतलब यहाँ पे ये फार्मास्यूटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। अब देखिए जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने बायो अवेलेबिलिटी या बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ा नहीं है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने बायोफार्मास्यूटिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं होता है। डिग्री में बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट होता है, बट अगर आप देखोगे सीआरई एम्स का पेपर तो उसमें बायोफार्मास्यूटिक्स को लेकर के काफी क्वेश्चंस आते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, देन ड्रग स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो लोग डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है पर डिग्री नहीं किया है, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे बायोफार्मास्यूटिक्स के कंसेप्ट को समझना होगा। ड्रग स्टेबिलिटी, पर्टिकुलरली एक्सेलरेटेड ड्रग स्टेबिलिटी,
जिसमें अरेनियस इक्वेशन जो है, तो अरेनियस इक्वेशन को आपको समझ के लेना होगा, अरेनियस इक्वेशन। ओके, तो काफी बार इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, there shall be no sinks and drains in option A grade A area, option B grade B area, option C both grade A and grade B area, option D grade A, B and C areas। ओके, अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? एनीबडी तो बता सकता है? there shall be no sinks and drains in option A grade A area, option B grade B area, option C both grade A and grade B areas, and option D grade A area। yes, नेहा ने आंसर दिया है ऑप्शन सी। yes, this is the correct answer। okay, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, both grade A and grade B areas। अभी जो ग्रेड A and ग्रेड B areas है, इसका डिटेल्स आपको मिलता है जीएमपी में। इसका डिटेल्स आपको जीएमपी में भी आएगा। और जीएमपी कहां पे आता है? तो जीएमपी आपका शेड्यूल एम में आता है, शेड्यूल एम, राइट। जीएमपी कवर्स अंडर शेड्यूल एम, जो कि ड्रग्स रूल्स में आता है, ड्रग्स रूल्स 1945 में। ड्रग्स रूल्स जो है, ड्रग्स रूल्स 1945, उसमें आपका शेड्यूल एम आएगा। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिक्स में आप स्टेराइल प्रिपरेशन पढ़ते हो, स्टेराइल प्रिपरेशन का मैन्युफैक्चरिंग, तो स्टेरॉइड्स जो है ग्रेड ए एरिया, ग्रेड बी एरिया, ये आपको वहां पे मिलेगा। तो यदि आपने डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, वो सब्जेक्ट डिप में पढ़ना होगा। पर्टिकुलरली शेड्यूल एम को डिटेल में पढ़ना होगा। यहाँ पे हमने सिलेबस में क्या देखा? सिलेबस में इन द सेंस हम लोगों ने जो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है या डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स होते हैं, तो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स में आपका एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आता है, ये रिलेटेड टू ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड के मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज से रिलेटेड आता है। ओके, अब यहाँ पे जैसे आपको ये ग्रेड ए एरिया क्या होता है, ग्रेड बी एरिया क्या होता है, तो इसके लिए अभी ये एक टेबल यहाँ पे है। तो इसके अंदर में मैक्सिमम परमिटेड एयरबॉर्न पार्टिकल कॉन्सेंट्रेट, ओके, तो जो मैक्सिमम परमिटेड एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं, उसके बेस पे यहाँ पे ग्रेडेशन किया जाता है एरिया का, एरिया ग्रेडेशन। एंड जब हम लोग स्टेराइल प्रिपरेशन बनाते हैं, तो स्टेराइल प्रिपरेशन के लिए हमें ग्रेड ए एरिया चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए ग्रेड है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ओके, सो ग्रेड ए, तो यहाँ पे मैक्सिमम परमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू द टेबुलेटेड साइज। ओके, सो एट रेस्ट मतलब जब इस एरिया में यदि कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही है, जीरो एक्टिविटी है, एवरीथिंग इज स्टैंड स्टिल, सब कुछ अपनी जगह पे है, कहीं कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो दैट इज एट रेस्ट। एंड जब ऑपरेशन चल रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग चल रहा होता है, कोई मशीन चल रही होती है, तो दैट इज इन ऑपरेशन। तो ग्रेड ए एरिया जो होता है, तो उसमें 0.5 माइक्रोन एंड 5 माइक्रोन पार्टिकल्स कितने होने चाहिए? तो यहाँ पे ग्रेड ए एरिया में 3520 से कम 0.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स अलाउड है, एंड 20 से कम 5 माइक्रोन के पार्टिकल्स अलाउड है एट रेस्ट। एंड सेम इज फॉर इन ऑपरेशन ऑल्सो। ओके, ग्रेड बी के लिए भी 0.5 माइक्रोन 3520 एंड 5 माइक्रोन 29 एंड 0.5 ऑपरेशन में यहाँ पे 3,52,000 एंड इधर 2,900 है। ओके, तो इस तरीके से ये टेबल है। तो इस टेबल पे जनरली क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। मतलब यहाँ पे आपके अगर आप गुजरात की जो अभी एग्जाम्स आई है, GSSSB या UPSSSC या फिर आपका BFUHS पंजाब का, या फिर अभी CISF की भी एग्जाम चल रही है, CISF के लिए भी एप्लीकेशन है, राइट। तो CISF की एग्जाम हो, तो इन एग्जाम्स में इस टेबल पे जनरली क्वेश्चंस आने के चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है। ओके, ये काफी IMP टेबल है। ओके, दिस टेबल इज IMP टेबल। इस टेबल पे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। आप पेपर क्वेश्चन PYQ आप देखिए, PYQ में आपको इस टेबल पे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एंड हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स अबाउट प्लेटलेट्स इज लाइकली टू बी अनट्रू। ओके, तो HAP का क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू HAP ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ये क्वेश्चन है। और HAP में कितने डेप्थ में क्वेश्चन आएगा, इसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ओके, काफी डेप्थ में भी क्वेश्चन आ सकता है या कोई सुपरफिशियल भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो एचएपी, बट एचएपी आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझ के लेना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पे which one of the following perspectives about platelets is likely to be untrue? So option A non-nucleated, option B form in bone marrow, option C can reproduce and option D liberate platelet factor. So क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे? अनट्रू, अनट्रू बोला है। ओके, तो इसमें से व्हाट इज अनट्रू अबाउट प्लेटलेट्स, क्या गलत है प्लेटलेट्स के बारे में इसमें से? ओके, नेहा ने सी आंसर दिया है, कैन रिप्रोड्यूस, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। प्लेटलेट्स जो होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से प्लेटलेट्स कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, वो खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ओके, देन फॉर्म इन बोन मैरो, ये भी करेक्ट है। देन लिबरेट प्लेटलेट फैक्टर, सो दिस इज आल्सो करेक्ट वन। ओके, तो एचएपी का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेजर्स टू कंट्रोल एड्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब ये पैथोफिजियोलॉजी का क्वेश्चन है या पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, ऐसा आप बोल सकते हो, पैथोलॉजी रिलेटेड। तो जब हम कहते हैं कि आपका जो पेपर रहेगा सीआरई एम्स का, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं, मोर देन 50% क्वेश्चन ये फार्मेकोलॉजी के होते हैं, मोर देन 50% क्वेश्चन फार्मेकोलॉजी के होते हैं। मतलब क्या फार्मेकोलॉजी के होते हैं? मतलब फार्मेकोलॉजी में ही आप पैथोलॉजी को कंसिडर कर लीजिए, फार्मेकोलॉजी में ही आप एचएपी को कंसिडर कर लीजिए, फार्मेकोलॉजी में ही आप पीवे फार्मेकोविजिलेंस को कंसिडर कर सकते हो, फार्मेकोलॉजी में आप टॉक्सिकोलॉजी को भी कंसिडर कर लीजिए, टॉक्सिकोलॉजी। ओके, सो फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन मतलब मोर देन 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो फार्मेकोलॉजी के होते हैं, मतलब उसमें पैथोलॉजी भी आ जाता है, आपका एचईपी आता है, फार्मेकोविजिलेंस आता है, टॉक्सिकोलॉजी भी आ जाता है, एंड फार्मेकोलॉजी, एंड इसके अलावा फार्मेकोथेरेपेटिक्स भी उसमें आता है। तो मोर देन 50% जो क्वेश्चंस होते हैं, तो मोर देन 50% क्वेश्चंस ये फार्मेकोथेरेपेटिक्स, पैथोलॉजी, एचईपी, फार्मेकोविजिलेंस, टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट्स का बेसिक्स क्लियर है, आपके बेसिक फंडास क्लियर है, तो आपके लिए एग्जाम काफी आसान है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सो मेजर्स टू कंट्रोल एड्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए नॉट डोनेटिंग ब्लड, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स बाय पीएससीज, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ईच सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एंड ऑप्शन डी डिस्पोजल ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट सेफली एंड हाइजीनिकली। सो क्या लगता है इसमें से? एक्सेप्ट, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि मेजर नहीं है टू कंट्रोल एड्स? व्हाट इज दैट? बी, इट इज ए मेजर। हम एड्स को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स किया जाता है, कंडोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंट्रोल एड्स। ओके, तो एड्स को कंट्रोल करने के लिए नॉट डोनेटिंग ब्लड, ये पॉसिबल है क्या? हम ये कहते हैं कि ब्लड डोनेशन से एड्स स्प्रेड हो सकता है, इसलिए ब्लड डोनेट करो ही मत। इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? So it is not possible practically. Okay, distribution of condoms by PSC, yes correct है। Protection during is sexual contact, ये भी possible है। Then disposal of blood and blood products safely and hygienically, ये तो करना ही चाहिए। तो ये तीनों भी मेजर्स है टू कंट्रोल एड्स। बट अगर आप कहते हो कि ब्लड डोनेट करने की वजह से एड्स स्प्रेड हो सकता है, एचआईवी स्प्रेड हो सकता है, तो ब्लड डोनेट करो ही मत, उसको बैन कर दो। इज इट पॉसिबल? ब्लड डोनेशन को बैन किया जा सकता है क्या? एचआईवी को रोकने के लिए, एड्स को रोकने के लिए ब्लड डोनेशन को हम बैन नहीं कर सकते, राइट? सो मेजर्स टू कंट्रोल एड्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट नॉट डोनेटिंग ब्लड। ओके, ब्लड डोनेट नहीं करना ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बेकर्स यीस्ट इज द कॉमन नेम फॉर, ऑप्शन ए बैसिलस सबटिलस, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ऑप्शन सी सैक्रोमाइसस सेरेविसी एंड ऑप्शन डी कैंडिडा अल्बिकन्स। सो व्हाट इज बेकर्स यीस्ट? फार्माकोग्नोसी में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिप्लोमा में फार्माकोग्नोसी में ये टॉपिक है। ओके, डिप्लोमा में फार्माकोग्नोसी में है। सो बेकर्स यीस्ट क्या है इसमें से? यस, कोई बता सकता है? सो बेकर्स यीस्ट इज no, it is not Bacillus subtilis. Baker's yeast is Saccharomyces cerevisiae. Okay, Saccharomyces cerevisiae is a Baker's yeast.
Okay, it is Cerevisiae. Okay, Cerevisiae. Okay. Now next question, question number 7. Ototoxicity and nephrotoxicity are the selective toxicities of option A penicillins, option B cephalosporins, option C aminoglycosides, option D quinolones. So ओटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी कौन से एंटीबायोटिक का एडवर्स इफेक्ट है? विच एंटीबायोटिक? तो ओटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी ये दोनों भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। सिफेलोस्पिरिन्स में जो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पिरिन्स है, फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पिरिन्स में आप नेफ्रोटॉक्सिटी इज देयर। ओके, फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पिरिन्स में नेफ्रोटॉक्सिटी इज देयर, बट ओटोटॉक्सिटी नहीं है। देयर इज नो ओटोटॉक्सिसिटी इन फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पिरिन्स। बट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का ओटोटॉक्सिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिटी ये सिलेक्टिव टॉक्सिटीज है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो ड्रग्स है, ड्रग्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स है, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, दैट यू शुड नो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, इफ सैक्रिन इंक्लूडिंग इट्स सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, its concentration in dispersible tablets meant for pediatric use should be restricted so as to limit its intake to of body weight। इसका सिंपल मतलब क्या है? यदि जो पेडियाट्रिक प्रोडक्ट्स है और पेडियाट्रिक प्रोडक्ट्स में यदि स्वीटनिंग एजेंट्स आपको सैक्रिन यूज करना है, तो पेडियाट्रिक प्रोडक्ट में सैक्रिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, कितना अलाउड है, मैक्सिमम कितना कॉन्सेंट्रेशन अलाउड है सैक्रिन का? ऑप्शन ए 1 मिलीग्राम पर केजी, ऑप्शन बी 5 मिलीग्राम पर केजी, ऑप्शन सी 10 मिलीग्राम पर केजी, ऑप्शन डी 11 मिलीग्राम पर केजी। ओके, तो एज पर आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली, एज पर आईपी इट इज द 5 मिलीग्राम पर केजी। ओके, मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन अलाउड है पेडियाट्रिक प्रोडक्ट्स में सैक्रिन का जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अलाउड है, दैट इज द 5 मिलीग्राम पर केजी। ओके, देन तो यहाँ पे ये जो है आपका फार्मास्यूटिकल एड है, स्वीटनिंग एजेंट। सैक्रिन क्या है? सैक्रिन इज अ स्वीटनिंग एजेंट। ओके, तो स्वीटनिंग एजेंट फार्मास्यूटिकल एड है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज एंड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आयरन पॉइजनिंग इज। तो ये एंटीडोट रिलेटेड क्वेश्चन है, एंटीडोट। एंड अगर हम फार्मेकोलॉजी की बात करें, CREMs की बात करें या कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं, तो उसमें जनरली एंटीडोट रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जनरली आता है एंटीडोट रिलेटेड। तो यहाँ पे जो आयरन पॉइजनिंग है, तो आयरन पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? व्हाट इज द एंटीडोट? तो जो आयरन पॉइजनिंग का एंटीडोट है, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? तो आयरन पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से जिसको ऑब्टेन किया जाता है, मिलाया जाता है, व्हाट इज दैट एंटीडोट, क्या है? So option A ethylene diamine tetraacetic acid, option B penicillamine, option C desferrioxamine, and option D BAL, British anti-leucide. So what is the correct answer here? क्या लगता है आपको? A? No, it is not A। तो यहाँ पे जैसे आपको पहले मैंने एक क्लू दिया है, हिंट दिया है, एंटीडोट। तो यहाँ पे आयरन पॉइजनिंग का एंटीडोट है डेस्फेरियोक्सामाइन। ओके, सो डेस्फेरियोक्सामाइन ये जो एंटीडोट है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज। तो यहाँ पे ये जो एंटीडोट के क्वेश्चन होते हैं, तो इस पे भी जरूर आता है, टॉक्सिसिटी के क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड है, तो इस पे क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट, zymogens आर इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ। ऑप्शन है प्रोटीन्स, ऑप्शन टू zymogens आर इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड लिपिड्स, थर्ड एंजाइम्स एंड फोर्थ जीन्स। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1, 2 and 3, ऑप्शन बी 1, 2 and 4, ऑप्शन सी ओनली 4, ऑप्शन डी ओनली 3। तो zymogens आर द एक्टिव फॉर्म ऑफ, क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे? डी। सो यस, एंजाइम्स करेक्ट है। zymogens आर द इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ ओनली एंजाइम्स, डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। Okay, immunodeficiency virus HIV infection results in, option A affecting cell mediated immunity and severe loss of CD4 plus cells,
ऑप्शन बी affecting cell mediated immunity and severe loss of CD8 cells, option C affecting both antibody and cell mediated immunity with increased CD4 cells, and option D affecting both antibody and cell mediated immunity and increased CD4 and CD8 cells. So now this is the question of pathophysiology. HIV का पैथोफिजियोलॉजी है, ओके, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ HIV। तो यहाँ पे जो HIV है, तो नॉर्मली HIV पे क्वेश्चन आता है, HIV इज IMP, ओके। CRE एम्स में आप देखोगे तो आपको HIV पे जनरली क्वेश्चन मिलते हैं, HIV यहाँ पे IMP है। सो क्या करेक्ट आंसर है इसका, बता सकते हो? ए। सो यहाँ पे अफेक्टिंग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड सीवियर लॉस ऑफ CD4 प्लस सेल्स करेक्ट आंसर है, ओके। CD4 प्लस सेल्स का यहाँ पे लॉस होता है, उससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है, करेक्ट आंसर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पायरोजेंस, ओके। अब पायरोजेंस, तो यहाँ पे हमें जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस में हमें ट्रांसफ्यूजन फ्रूट्स बोला गया है, ट्रांसफ्यूजन फ्रूट्स। ट्रांसफ्यूजन फ्रूट्स में भी पायरोजेंस आ सकते हैं, देयर आर चांसेस, ओके। जो भी स्टेराइल प्रिपरेशन होती है, स्टेराइल प्रिपरेशन के लिए या पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए पायरोजन टेस्टिंग कंपल्शन है। पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए पायरोजन टेस्टिंग इज कंपल्शन। सो पायरोजेंस आर कंपाउंड्स व्हिच कॉज option 1 increase in body temperature, okay, state first one is increase in body temperature, second pus formation, third decrease in acidity, fourth rashes over body. So correct answer option A only 1, option B 2 and 3, option C 1 2 4, and option D only 4. So A, yes, increase in body temperature, okay, only 1. तो यहाँ पे ये one of the easiest question है, one of the easiest question, जो भी easiest question हो सकता है तो वो ये क्वेश्चन है। तो आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंटरमीडिएट डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, एंड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट डिफिकल्टी लेवल के होते हैं। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ओसेल्टामिविर इज एंटीवायरल ड्रग, इट प्रोड्यूसेस इट्स एक्शन बाय इनहिबिटिंग व्हिच एंजाइम्स? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी न्यूरामिनिडेज, ऑप्शन सी praziquantel, and option D ivermectin. So what do you think, what is the correct answer here? ओसेल्टामिविर एंटीवायरल ड्रग, पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट है, इन्फ्लुएंजा, ओसेल्टामिविर, झनामिविर, इन्फ्लुएंजा के लिए। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसेल्टामिविर? ए, नो, एक्चुअली इट इज द इनहिबिटर ऑफ न्यूरामिनिडेज एंजाइम, न्यूरामिनिडेज, ओके। ओसेल्टामिविर, झनामिविर, ये जो ड्रग है, ये ड्रग न्यूरामिनिडेज एंजाइम के इनहिबिटर है। न्यूरामिनिडेज एंजाइम क्या है? तो एक्चुअली जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए न्यूरामिनिडेज एंजाइम सीजर का काम करता है, कैंची का काम करता है, कैंची, सीजर। कैसे? तो जब सपोज ये सेल सरफेस है, दिस इज द सेल सरफेस, और ये सेल सरफेस पे यहाँ पे ये हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। एंड जो वायरस होता है, जब वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस सेल से बाहर निकलता है, सेल से बाहर निकलता है, तो वो वायरस यहाँ पे अटैच रहता है, ओके, यहाँ पे अटैच रहता है इस पेप्टाइड से, ओके, ग्लाइकोपेप्टाइड से वो अटैच रहता है। तो ये वायरस क्या करता है? ये वायरस न्यूरामिनिडेज एंजाइम को यूज करता है, और न्यूरामिनिडेज एंजाइम को यूज करके ये जो बॉन्ड होता है इसको कट कर देता है, और इस बॉन्ड को कट करने के बाद में फिर ये फ्री हो जाता है, फिर बाद में ये फ्री होता है और फिर वो दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है, ओके। तो यहाँ पे न्यूरामिनिडेज एंजाइम ये सीजर का काम करता है। नाउ अगर हम ओसेल्टामिविर यूज करते हैं, ओसेल्टामिविर, तो ओसेल्टामिविर क्या करता है? तो ओसेल्टामिविर, ये जो एंजाइम यहाँ पे है, कौन सा? न्यूरामिनिडेज, जो कैंची का काम करता है, सीजर का काम करता है, इसको ब्लॉक कर देता। ओसेल्टामिविर इस सीजर को, मतलब न्यूरामिनिडेज को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से ये जो वायरस है ये फ्री नहीं हो पाएगा, ये फ्री नहीं हो पाएगा, और वो सेल सरफेस से अटैच रहेगा, सेल सरफेस से अटैच रहेगा, एंड सेल सरफेस पे वो अटैच रहेगा। तो उसके बाद हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी, ओके। तो इस तरह से ओसेल्टामिविर ये काम करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, question number 14, okay, pharmacy law and ethics का क्वेश्चन है, pharmaceutical jurisprudence, schedule C and schedule N as per the Drugs and Cosmetics Act deal with the following.
P, standards for cosmetics. Q, biological and special products. R, life period of drugs. S, list of minimum equipments for the efficient running of a pharmacy. Identify the correct statements. Option A, PQ. Option B, Q and S. Option C, R and S. Option D, P and R. ओके नाउ ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं तो लेस देन 1 मिनट मतलब नियर अबाउट 50 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो कई बार क्या होता है कि इसमें हमारा कंफ्यूजन हो जाता है, हमें आंसर पता होता है फिर भी समय को कम से कम समय में हम इसको करना चाहते हैं, उसमें हमारा कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा सोच के आपको आंसर देना चाहिए। ओके तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द आंसर हियर? शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एन। ओके किससे रिलेटेड है? ओके डी। अभी शेड्यूल सी जो है दैट इज द बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। शेड्यूल सी इज फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड शेड्यूल एन जो है दैट इज लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। ओके ये एस, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज बी, क्यू एंड एस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो इट इज अ सिस्टम फॉर ensuring दैट प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स which is being discussed here. Option A, good manufacturing producer GMP. Option B, good making producer GMP. Option C, good making practice GMP. And option D, good manufacturing practice GMP. So what do you think? Yes, it is D, good manufacturing practices GMP. GMP is the correct answer. Yes. Okay. Yes. So यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि GMP पे नॉर्मली क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम हो GMP पे जनरली क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है आपका जो मांगा गया है एग्जाम के लिए, पोस्ट के लिए डिजायरेबल एक्सपीरियंस, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग का भी मांगा गया है। ट्रांसफ्यूजन फूड्स में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस, और जब आप ट्रांसफ्यूजन फूड्स के मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो, ओके स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज, तो स्टोरेज के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको GMP को फॉलो करना पड़ता है, GMP। ओके एंड ट्रांसफ्यूजन फूड की हम बात करते हैं तो वहां पे आपका ब्लड बैंक भी आ जाता है। ट्रांसफ्यूजन फूड में ब्लड बैंक रिलेटेड भी आता है, ब्लड रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ब्लड बैंक रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको वहां पे आ सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन फूड की अगर बात कर रहे हो तो ब्लड बैंक भी वहां पे आता है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर्स डिसीज इज ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग्स which increase transmission in. Option A, cholinergic receptors. Option B, dopaminergic receptors. Option C, GABA receptors. Option D, adrenergic receptors. So Alzheimer's disease में कौन से रिसेप्टर जो है वो मेमोरी को एनहांस करते हैं बताइए? So that is the, so यहाँ पे so improvement of memory in Alzheimer's disease is brought about by drugs which increase transmission in cholinergic receptors. Okay, cholinergic receptors. Okay, this is the correct answer. Alzheimer's disease में cholinergic receptors में ट्रांसमिशन इंप्रूव किया जाता है मेमोरी एनहांस करने के लिए, डिमेंशिया को इंप्रूव करने के लिए, तो improve dementia. Okay, then whole human blood IP is option A, blood with anticoagulant content not more than 9.7% weight by volume of hemoglobin. Option B, the final mixture of blood and anticoagulant solution containing not less than 9.7% weight by volume of hemoglobin. Option C, a mixture of blood without any anticoagulant. And option D, a mixture containing 12.2% weight by volume of hemoglobin. So, क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पे? What do you think? क्या लगता है आपको? होल ह्यूमन ब्लड IP. ओके तो होल ह्यूमन ब्लड पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, IMP है। Yes, B is the correct answer. Okay, so जो whole human blood है तो final mixture of blood and anticoagulant and not containing not less than 9.7% weight by volume of hemoglobin. This is the correct answer. Okay, then question number 18, is the alcohol used as disinfectant in hospitals? Disinfectant, तो disinfectants पे भी सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का पेपर देख लीजिए, उस एग्जाम में डिसइंफेक्टेंट पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर होता है। तो ये टॉपिक है डिसइंफेक्टेंट का, ये भी एक IMP टॉपिक है। ओके तो इसमें इज द अल्कोहल यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स? ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी ब्यूटाइल अल्कोहल,
ऑप्शन सी पेंटाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. So it is the A. No. It is not methyl alcohol. It is the isopropyl alcohol. D. Okay, isopropyl alcohol. So ethyl alcohol and isopropyl alcohol ये normally disinfectant use होते हैं हॉस्पिटल में. Isopropyl alcohol and ethyl alcohol. So isopropyl alcohol is the correct answer. Now question number 19. Okay. So which one of the following disease causative agent pairs is incorrect? तो यहाँ पे भी disease and causative agent इस पे भी most of the exams में questions आता है. ओके, तो ये जो लिस्ट है डिसीज एंड पॉजिटिव एजेंट की लिस्ट, ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी चाहिए. सो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज पॉजिटिव एजेंट पेयर इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर, ऑप्शन बी सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन सी मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवाक्स एंड ऑप्शन डी डिप्थेरिया एर्सिनिया पेस्टिस. सो डी, यस डी, यस ये करेक्ट आंसर है. सो डिप्थेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज दी बार्डोटेला पर्टुसिस. कौन सा है? बार्डोटेला पर्टुसिस. ओके, बार्डोटेला पर्टुसिस ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, पर्टुसिस. ओके, डिप्थेरिया का. एंड एर्सिनिया पेस्टिस किसका है? एर्सिनिया पेस्टिस प्लेग का है. प्लेग, एर्सिनिया पेस्टिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ प्लेग. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 20. सो ड्यूरिंग द क्लिनिकल स्टडी, ओके मतलब क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड ये क्वेश्चन है एंड क्लिनिकल ट्रायल्स पे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, कोई भी एग्जाम होने दीजिए, तो फॉर रिक्रूटमेंट की कोई भी एग्जाम हो तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स पे क्वेश्चन जरूर आते हैं. ओके, तो ये भी एक आईएमपी टॉपिक है एग्जाम में. ओके, क्लिनिकल ट्रायल्स. सो ड्यूरिंग द क्लिनिकल स्टडी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एथिक्स कमिटी एक्सेप्ट ए safeguard the rights and safety of participants, b comply with the directions of the CLA SLA, then maintain data, record registers and other documents related to the clinical study, and d ethics committee should provide financial compensation to the legal heir of a trial subject in case of death of the trial subject. So what do you think? इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एथिक्स कमेटी का? नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक्स कमेटी. क्या लगता है आपको? इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक्स कमेटी. विच वन? डी. यस, करेक्ट नेहा, यू आर राइट. So ethics committee is not responsible for financial compensation. Okay, ethics committee is not responsible to provide financial compensation to the legal heirs of trial subject in case of death. Okay, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? तो जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर जो कंपनी क्लिनिकल ट्रायल करवा रही है, जो स्पॉन्सर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो यहाँ पे आज हम लोगों ने 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं. ये 20 एमसीक्यूज के रिलेटेड मतलब ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके सीआरई एम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं. और यहाँ पे सिर्फ हम सीआरई एम्स की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पे अभी आपकी जो भी एग्जाम्स चल रही है, मतलब जैसे कि गुजरात में GSSB एग्जाम है, देन UPSSSC एग्जाम है, देन आपकी PFUHS की एग्जाम है पंजाब में, राइट. उसके बाद में आपका CISF का एग्जाम है, CISF. तो ये सभी एग्जाम्स के लिए भी ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इसमें से आपको अंदाजा आया होगा कि डिफिकल्टी लेवल किस तरह की होती है. ओके, नाउ यदि आपको इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना हो, ओके एंड शॉर्ट में, जैसे कि अभी आपके पास में कितना समय है? आपके पास में अभी नियर अबाउट 40 डेज का समय है. तो 40 डेज में आप इन डिटेल में यदि आपको पढ़ना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप केडी त्रिपाठी जैसे बुक से फार्मेकोलॉजी पढ़ोगे या फार्मेकोथेरेपेटिक्स के लिए आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो उसमें आपका काफी समय जाएगा. आपके पास में 40 डेज का समय है, तो उसके लिए आपके प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए हमारे एक बुक है, ये बुक है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स. इस बुक में मोर देन 6000 एमसीक्यूज है, मोर देन 6000 एमसीक्यूज है. एंड ओनली एमसीक्यू है ऐसी बात नहीं है. तो इस बुक में आपको की पॉइंट्स भी मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. तो यहाँ पे जैसे कि ये एक टॉपिक है, हम एक टॉपिक देख लेते हैं इस बुक में से. तो ये जो टॉपिक है, जैसे ये फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट्स है, ओके फार्मास्यूटिक्स. तो यहाँ पे आपको इस बुक में पहले फार्मास्यूटिक्स के जो की पॉइंट्स है, ओके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के की पॉइंट्स, ये की पॉइंट्स आपको मिलेंगे. जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स है, देन टैबलेट्स है,
देन क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स है, टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। ओके, इसका पूरा जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है एग्जाम में जिसपे एमसीक्यूज आते हैं, तो ऐसे सभी की पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड ये की पॉइंट्स कवर करने के बाद में फिर मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, ये रिवीजन हो गया, ये पूरा रिवाइज कर लेने के बाद में फिर यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस, वो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। इसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आपको इसका ये मिलेगा। ओके, लास्ट में आपको आंसर कीज भी यहाँ पे दी गई है। मतलब कम समय में बेहतर स्टडी करने के लिए, बेटर स्टडी के लिए एंड जल्द से जल्द रिवीजन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए एंड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर यू। तो ये जो बुक है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, इसका 3rd एडिशन अभी लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें कि आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे एंड अभी जो भी एग्जाम हुई है, जैसे महाराष्ट्र में डीएमईआर की हुई है या झेडपी की एग्जाम हुई है, तो इन एग्जाम के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस बुक में आपको की पॉइंट्स फॉर एफिशिएंट रिवीजन, देन 6000 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। देन इस बुक को पब्लिश किया है निराली प्रकाशन ने। यदि आपको ये बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, अमेजोन का भी लिंक हमने यहाँ पे दिया है। एंड यदि ये बुक आप हमसे परचेस करते हो, आई एम द ऑथर, आई एम वन ऑफ द ऑथर ऑफ दिस बुक। ओके, सुनील बाकलीवाल एंड प्रवीण जावड़े, प्रोफेसर प्रवीण जावड़े, सुनील बाकलीवाल, आई एम सुनील बाकलीवाल एंड प्रवीण जावड़े, इसके ऑथर्स हैं। और ये बुक यदि आप हमसे परचेस करते हो तो यहाँ पे ये लिंक दिया गया है। तो हम लोग ये बुक आपको 10% डिस्काउंट पे प्रोवाइड करेंगे विद होम डिलीवरी। इसमें आपको कुरियर के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो ये जो बुक है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपके प्रिपरेशन के लिए। कम से कम समय में इसमें आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो उसके लिए हमने आपके लिए एक बैच लॉन्च की है। ओके, तो फास्ट ट्रैक बैच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमसीक्यू। जैसे कि आज हम लोगों ने जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, ओके, तो ये एमसीक्यूज के प्रैक्टिस के लिए, ओके, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके पास में अभी समय है, ओके, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट, तो यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने ये एक बैच आपके लिए लॉन्च की है। तो यहाँ पे इस बैच में आपको ये 20 जून से बैच शुरू होगी, 20 तारीख से 20 जून से, तो 24 जुलाई तक ये बैच चलेगी। बैच सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 5 डेज वीक की बैच रहेगी। इसका समय रहेगा 8 PM to 9 PM। इस बैच में पर्टिकुलरली जो आईएमपी फार्मा एमसीक्यूज है, फार्मा एमसीक्यूज जैसे कि आज हम लोगों ने 20 एमसीक्यूज कवर किए हैं, तो उन फार्मा एमसीक्यूज का डिस्कशन किया जाएगा और प्रैक्टिस की जाएगी। यहाँ पे जो क्लास आपका लिया जाएगा, जो डिस्कशन रहेगा, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको दिया जाएगा। देन पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड साथ ही आपको ऑनलाइन टेस्ट पैकेज भी यहाँ पे मिलेगा। मतलब यदि आप हमसे टच में रहना चाहते हो और आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट है एंड एमसीक्यू को लेकर के जो भी आपकी कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आप क्लियर करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको वो सब कुछ इस बैच में मिलेगा।